तो दोस्तों वेलकम टू जीरो आई से आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं 2024 को टारगेट करते हुए, ठीक है, यूपीएससी का। इसके लिए हम लोगों ने क्लास 6 का एनसीईआरटी दोस्तों हिस्ट्री का शुरू किया था। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 6 तक देख चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 7 देखेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं जीरो आई इसका चैनल। ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम दोस्तों राहुल बर्नवाल है। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में, यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी का, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है एनसीईआरटी है क्लास 6 का, चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। एक तरफ इंग्लिश में पीडीएफ है, दूसरी तरफ हिंदी में पीडीएफ है, ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी हम लोग को जो है चैप्टर नंबर 6 तक पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक, ठीक है। उसके बाद इंडस वैली, फिर ऋग्वेदिक कल्चर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उपनिषद के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। अभी हम लोग जो है दोस्तों इसके अलावा महाजनपद काल का भी हम लोग पढ़ चुके हैं, महाजनपद का। अब हम लोग देखेंगे आज मौर्यन एम्पायर के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। तो किस तरह जो किंगडम था, पहले आपको पता है ऋग्वेद था, लेटर वैदिक था, महाजनपद ये था, एक किंगडम था, एक राजा का शासन होता था। किस तरह से वो साम्राज्य बना, तो उसके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि आपने देखा होगा ये लायन कैपिटल देखा होगा, आप नोट में भी जो है हम लोग देखे होंगे कि एक 4 लायन है, 1 2 3 और पीछे एक 4 लायन, और इसके बाद उल्टा जो है कमल का वो है। इसको दोस्तों बोलते हैं क्या, बेल बोलते हैं, है ना। इसको एबाकस बोलते हैं, ठीक है। ये सबको आपको पता होगा, हम लोग आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये इसको कौन बनाया था दोस्तों, ये अशोक स्तंभ है, ठीक है। तो अशोक स्तंभ हमारे नोट पे भी है, और ये कहाँ पे है इसका, सारनाथ में, ठीक है। ये पत्थर का है, ठीक। तो जो अंपायर अशोक ने जिसको रूल किया था जिस पे, ठीक है, उसका जो फाउंडर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य था। आपको पता है मौर्य वंश के ही 3 शासक थे। कौन कौन था, ABC याद करो, ABC। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किया, ठीक है। उसके बाद बिंदुसार आए, बिंदुसार, और फिर कौन आया, ABC, मतलब अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, ठीक। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है चाणक्य के मदद से आज से 2300 साल पहले, ठीक है, मौर्य वंश का जो है नींव रखा था, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है ना। जिसके शासक कौन थे, एक अशोक भी थे, और मेन कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आया बिंदुसार, और उसके बाद कौन आया, अशोक। और फेमस सबसे कौन रहा मौर्य वंश का शासक, अशोक, ठीक है। तो मौर्य वंश का स्थापना में चाणक्य, जिसका नाम विष्णुगुप्त है, कौटिल्य भी है, उसने इसको मदद किया था। चाणक्य ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। उसमें चाणक्य के विचार के बारे में हम लोग को आइडिया मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो एक चीज़ होता है वंश। वंश क्या होता है दोस्तों, एक परिवार के एक राजा शासन किया, फिर उसी का बेटा किया शासन, फिर उसी का बेटा किया। तो जब ये सीक्वेंस बन जाता है कि राजा का बेटा ही शासन करे और वो भी एक परिवार का, तो उसको हम लोग वंश बोलते हैं, ठीक है। तो जब मौर्य जो वंश था, मौर्य साम्राज्य बोलिए और मौर्य वंश बोलिए, क्योंकि एक ही परिवार के लोग थे, तो उस समय बहुत जो दोस्तों साम्राज्य जो था उसमें बहुत सारे क्या थे, नगर थे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आगे वाले नगर। तो मेन जो नगर था वो पाटलिपुत्र था, तक्षशिला था, उज्जैन था, ठीक है। तो आप देखिए ये मेन जो नगर है आपको मौर्य वंश के समय, तो मेन नगर को काले स्थान से दिखाया है, जैसे उज्जैन है, तक्षशिला है, पाटलिपुत्र है, ये 3 जो है मेन नगर है। और जो लाल कलर का दिखा गया है वहाँ पे हमको क्या मिला है, अभिलेख, अशोक का अभिलेख मिला है या चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख मिला है। तो आपको इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए ब्रह्मगिरी कहाँ पे है। अब ये सब आपका ये काम है कि ये सब, अब धौली आपको पता है उड़ीसा में है, ठीक है। जाऊगाड़ा ये कहाँ पे है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। सोपरा अभिलेख कहाँ पे है, सन्नाथी कहाँ पे है, मस्की कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी कहाँ पे है, येरावगुड्डी कहाँ पे है, गिरनार गुजरात में है ना, रूपनाथ सांची MP में है, क्या नाम है, पनगुररिया गुजरा अभिलेख, कौसाम्बी यूपी में हो गया, है ना, सारनाथ यूपी में हो गया, लुम्बिनी नेपाल में, रामपुरवा बिहार में, लौरिया अरेराज जो है ये बिहार में, पाटलिपुत्र बिहार में, मेरठ यूपी में, कलसी दिल्ली के आसपास का एरिया, टोपरा भी दिल्ली के आसपास का एरिया, बहापुर, ठीक है। इसके बाद लंपक आंध्र प्रदेश जो है अफ़गानिस्तान, कंधार अफ़गानिस्तान, मनसेहरा, ठीक है, ये पाकिस्तान में, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में, तक्षशिला पाकिस्तान में। तो ये सब आपको मैच इन द फॉलोइंग के रूप में पूछ सकता है, और इनमें से पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा अभिलेख जो है अशोक का नहीं है। तो बस आपको ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट होते हैं दोस्तों, तो ये मैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। तो जो उज्जैन था दोस्तों, उज्जैन
तो अगर ये बोला जाता है कि नॉर्थ इंडिया, इधर उत्तर भारत है और इधर क्या है दक्षिण भारत, तो उज्जैन जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता था, ठीक है। साथ ही साथ जो तक्षशिला था ये भारत के जो उत्तर पश्चिम भाग है मतलब इधर को इधर से जोड़ता था तक्षशिला, ठीक है। जो उस समय के जो राजा होते थे वो बहुत बड़े एरिया को कैप्चर करते थे, उसमें बहुत सारे व्यापारी लोग होते थे जो व्यापार करते थे दोस्तों, ठीक है, और शहरों में रहते थे, ठीक है। साथ ही साथ जो साउथ इंडिया था यहाँ बहुत सारा जंगल था, तो जंगल से हम लोग को जानवर मिल जाता था और बहुत सारा जो है उपज भी मिल जाता था, ठीक है। और उस साम्राज्य में रहने वाले अलग अलग एरिया में रहने वाले अलग अलग भाषा का प्रयोग करते थे, कोई प्राकृत बोलता था, कोई संस्कृत बोलता था, कोई बोलता था मतलब साउथ इंडिया का द्रविड़ लैंग्वेज यूज करता था, ये सब है। लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते थे, खाना खाते थे, अलग अलग क्लोथ्स जो है पहनते थे, ठीक है, ठीक है। तो पोशाक पहनते थे और भोजन करते थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। अब देखिए क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है कि राज्य जो होता है मतलब जो किंगडम होता है और जो एम्पायर होता है साम्राज्य, दोनों में क्या अंतर है। तो राज्य से बड़ा क्या होता है साम्राज्य, तो चूँकि जो साम्राज्य होता है वो राज्यों से बड़ा होता है, इसलिए उसका रक्षा करने के लिए आर्मी बहुत ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा संसाधन चाहिए और बहुत सारे अधिकारी की आवश्यकता पड़ती है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो जो साम्राज्य होता है वो राज्य से बड़ा होता है, किस सेंस में, एरिया में, सेना में और प्लस अलग अलग ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आ गया इतना आपको। अब देखिए रूलिंग द एम्पायर, साम्राज्य का प्रशासन किस तरह से होता था। देखिए चूँकि दोस्तों साम्राज्य जो मौर्य साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, आपने देखा ये पूरा जो है दोस्तों मौर्य साम्राज्य दिख रहा है आपको। साउथ इंडिया का अगर आप कुछ छोड़ दो, केरल वेरल छोड़ दो या नीचे वाला एरिया, तो पूरा इंडिया में यहाँ तक पाकिस्तान अफगानिस्तान में यहाँ तक था। अब अगर नॉर्थ ईस्ट छोड़ दीजिए और इधर छोड़ दीजिए तो पूरे इंडिया में मौर्य साम्राज्य था। तो इतने बड़े साम्राज्य को चलाना कोई आम बात तो था नहीं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ढंग से शासन किया जाता था। जैसे जो पाटलिपुत्र का एरिया, जो पटना का एरिया है, उसमें जो राजा होता था वो डायरेक्ट कंट्रोल था, उसका सीधा नियंत्रण करता था। इसका मतलब वहाँ जो भी ऑफिसर अपॉइंट किए जाते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, व्यापारी जो होते थे, किसान होते थे, सभी लोग जो है वहीं पे रहते थे और वो सभी राजा के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है। जो भी राजा का आदेश को नहीं मानता था उसको ये ऑफिसर जो है सज़ा देते थे, ठीक है। तो जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करता था अधिकारी भी उसको सज़ा देते थे। बहुत सारे अधिकारियों को जो है वेतन भी दिया जाता था और राजा का आदेश को ले जाने के लिए बहुत सारे मैसेंजर्स भी, संवाहक, संदेशवाहक भी होते थे, ठीक है। तो राजा सबको जो है सुपरवाइज करता था, आप खुद से या फिर उसके जो भी बेटा बेटे थे उसके मदद से या मंत्री के मदद से, ठीक है। इसके अलावा पटना के अलावा और भी बहुत सारे प्रोविंसेस थे जहाँ जैसे तक्षशिला है, उज्जैन है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र में तो राजा का डायरेक्ट कंट्रोल था, लेकिन जो बाकी जो एरिया थे उसमें राजा का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। उसमें राजा का जो भी बेटा बेटा था, राजकुमार था, उसको राजा जो है गवर्नर बना के वहाँ पे भेजता था और उस एरिया में स्थानीय परंपरा, लोकल कस्टम्स और रूल्स को ही माना जाता था, मतलब राजा को उतना उसमें इंटरफेयर नहीं था, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारे एरिया ऐसा था, ठीक है, जो बड़े बड़े एरिया जहाँ पे नदियाँ होती थी, ठीक है, और क्या रोड्स होता था। तो राजा को चूँकि अब बहुत बड़ा एरिया है तो रोड पे भी और नदी पे भी कंट्रोल करना पड़ता था, क्योंकि नदी और रोड से वो ट्रांसपोर्ट ये सब करता था, ठीक है, आवागमन के लिए यूज करता था और इन्हीं से उनको भी जो है टैक्स वैक्स कलेक्ट होता था। तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा है उसमें ये लिखा है कि भारत का जो उत्तर पश्चिम पार्ट है, मतलब जो पाकिस्तान वाला पार्ट है, वहाँ से हमें ब्लैंकेट मिलता था, क्या मिलता था, कंबल। और जो भारत का दक्षिण पार्ट है, दक्षिण भारत से हम लोग को सोना और महत्वपूर्ण मतलब जो है कीमती, बेशकीमती जो है पत्थर मिलते थे और ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है राजा को भेंट के रूप में ये सब देते थे, ठीक है, नजराना दे देते, ठीक है। तो नजराना और कर में ये डिफरेंस है कि जो नजराना होता है वो कभी कभार दिया जाता है, नियमित नहीं होता है, लेकिन जो कर होता है वो रेगुलर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा जंगल वंगल भी आते थे उस एरिया में, जहाँ रहने वाले काफ़ी लोग जो है वो लोग स्वतंत्र, जंगल में जो है राजा को उतना कंट्रोल नहीं होता था। जंगल में रहने वाले जो आदिवासी थे वो अपना कुछ हद तक स्वतंत्र थे, लेकिन वो जो है उनसे आशा किया जाता था कि राजा को वो हाथी, फिर लकड़ी, शहद और ये जो है मोम जैसा चीज़ें ला कर दें जिससे राजा का काम चले, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो राजा था दोस्तों वो राजधानी में मतलब किस तरह से रहता था राजा, और उसकी राजधानी के बारे में देखेंगे।
तो देखिए जो एम्परर था और जो कैपिटल सिटी उसके बारे में देखेंगे। तो एक एम्बेसडर था दोस्तों, ठीक है, एम्बेसडर मतलब जो बाहर से आते हैं ना। तो सेल्यूकस निकेटर एक यूनान का राजा था, मतलब ग्रीक का राजा था, ठीक है। उसने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में, ठीक है। याद रखिएगा फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश का था उसके दरबार में आया था, और जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है, सिंपल। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। तो उसने बताया, अपना बुक लिखा, तो उसने बताया, उसने एक इंडिका नाम का बुक लिखा है। किसने? मेगास्थनीज। तो इंडिका में उसने बताया है कि जब भी राजा आता था, मतलब मुगल वंश का, ये मौर्य वंश का, तो उसका भयंकर, जब वो राज दरबार में आता था तो जश्न बहुत अच्छे से होता था। उसे एक सोने की पालकी में जो सो ले जाते थे, ठीक है। और उसके जो अंगरक्षक थे, जो गार्ड्स थे, वो सोने और चांदी से सजे हुए हाथी पर आंकते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ लेके आते थे, पेड़ मतलब ट्री, और ट्री पे जो था तोता का झुंड होता था, और वो जो तोता है राजा के सर के चारों तरफ घूमता रहता था। और राजा जो था जनरली वीमेन से घिरा होता था, तो वीमेन बॉडीगार्ड से घिरा होता था राजा, और राजा को हमेशा डर होता था कि कोई उसकी हत्या ना कर दे, ठीक है। इसलिए उसने खाने के पहले जो भी खाना बनता था उससे खाने से पहले नौकर जो उसको चखते थे ताकि वो जहर ना रहे। और राजा कभी भी एक रूम में 2 रात लगातार नहीं सोता था दोस्तों, ठीक है। तो तो ये हो गया राजा के बारे में। और पाटलिपुत्र शहर के बारे में क्या कहा गया है, जहाँ पे राजा रहता था, कि बोला कि वो बहुत विशाल और बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल सिटी था। वो एक चारों तरफ बहुत भयंकर, मतलब बड़े दीवार से घिरा हुआ था। उसमें 570 दोस्तों उसके टावर थे। टावर मतलब देखने के लिए जो होता है टावर, है ना, मतलब मीनार टाइप का। और 64 जो होते थे गेट होते थे, ठीक है। घर जो था वो 2 और 3 मंजिला था, लकड़ी और ईंट का बना हुआ था। देखिए हड़प्पा में लकड़ी यूज नहीं हुआ, हड़प्पा में क्या यूज हुआ है, स्टोन, पत्थर और ये ब्रिक, है ना, जनरली ईंट यूज हुआ है। और यहाँ पे लेकिन लकड़ी और कच्चा ईंट यूज हुआ है। देखिए हड़प्पा में पका हुआ ईंट यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे कच्चा ईंट। इससे पता चलता है कि हड़प्पा का जो सभ्यता था वो बहुत मतलब डेवलप्ड था, ठीक है। राजा का महल भी लकड़ी से बना हुआ था, जिसमें पत्थर की नक्काशी से उसको अलंकृत किया था, डेकोरेट किए थे। और उसके चारों तरफ गार्डन होता था, और चिड़ियों के लिए बसेरा, चिड़ियों के लिए घर भी होता था दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा अशोका के बारे में देख लेते हैं। तो अशोका जो था वो मौर्य वंश का सबसे जो है फेमस जो है राजा था, है ना। वो पहला राजा था, ठीक है, जिसने अपना मैसेज लोगों को अभिलेखों के द्वारा जनता तक पहुंचाया, ठीक है। तो पहला राजा जिसने अपना मैसेज पब्लिक तक अभिलेख इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पहुंचाया लिख के, उसको हम लोग क्या बोलते थे दोस्तों, अशोक था वो, ठीक है। इसका जो इंस्क्रिप्शन था वो प्राकृत लैंग्वेज में था। याद करिए प्राकृत भाषा होती है जिसमें बौद्ध और जैन लोग प्रचार कर देते थे। और लिपि क्या था, ब्राह्मी लिपि। तो वो जो था प्राकृत भाषा में जो है अपना करते थे, लिखते थे अशोक अपना, ठीक है। और उसका जो लिपि था वो था ब्राह्मी लिपि, ठीक है। फिर उसके बाद कलिंग वार आपको पता है। तो अशोक ने जब उसका वो अपना राजा बना तो उसके 8वें साल में, ठीक है, कलिंग में उसने युद्ध किया, ठीक है। तो कलिंग जो था दोस्तों उड़ीसा का प्राचीन नाम है, ठीक है। तो उसने युद्ध किया और जीत भी लिया, लेकिन युद्ध के बाद वो इतना डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, और उसके इतना वितृष्णा हो गई, खून खराबा देकर उसे मतलब पूरा एकदम दुख हो गया। उसने निर्णय लिया कि वह कभी भी जो है युद्ध में नहीं करेगा, ठीक है। तो वो एकमात्र राजा है दोस्तों पूरे विश्व में, ठीक है, जिसने युद्ध जीतने के बाद भी, ठीक है, शासन नहीं किया, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद अशोक ने जब कलिंग युद्ध का वर्णन कैसे किया है, तो देखिए अशोक ने लिखा कि जब हमें 8 राजा बन गया था, उसके 8 साल बाद मैंने कलिंग पे विजय प्राप्त किया। बहुत 1.5 लाख लोगों को मैंने बंदी बना लिया, ठीक है, उसको कैप्चर कर लिया, और 1 लाख से अधिक लोग मर गए। इससे मैं दुख में पूरा भर हो गया, ठीक है। जब किसी भी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं, ब्राह्मण भी मारते हैं, श्रमण भी मारे जाते हैं, मॉन्क्स भी मारे जाते हैं, सगी संबंधी प्यारे लोग होते हैं सब मारे, दास मारा जाता है। मुझे इतना दुख इसलिए हुआ
इसलिए मैं बहुत दुखी हो गया। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं धम्म को फॉलो करूँगा। धम्म जो है संस्कृत का वर्ड जो धर्म है उसको ही प्राकृत भाषा में धम्म बोलते हैं, ठीक है। तो अशोक ने धम्म को फॉलो किया। धम्म के बारे में हम देखेंगे कि अशोक का धम्म क्या है, और धम्म के द्वारा उसने सोचा कि हम धम्म के द्वारा जो है लोगों को जीतेंगे, ना कि युद्ध करके। इसीलिए उसने लिखा कि हम फ्यूचर में, भविष्य में यही संदेश लोगों को, अपने सगे संबंधी को, बेटा बेटी को, सबको देना चाहते हैं कि कभी भी युद्ध से लोगों का दिल नहीं जीतिए, बल्कि दिल आप जो है धम्म को फॉलो करके जीतिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, ठीक है। तो अशोक का धम्म क्या था, ठीक है। तो अशोक का धम्म में उसने कभी भी किसी देवी देवताओं या कर्म कांडों को आवश्यकता नहीं थी। अशोक का धर्म किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं था, किसी भी देवता की पूजा या कर्म कांड से रिलेटेड नहीं था। अशोक को लगता था कि बच्चे को, अपने बेटा लोगों को, ठीक है, माँ बाप का ये कर्तव्य है कि अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दे, और ठीक है, और अपनी प्रजा को भी, जिस तरह से एक माँ बाप अपने बेटा को अच्छा शिक्षा देता है, उसी तरह राजा भी प्रजा का जो है पिता के समान होता है। तो पिता को तो प्रजा को राजा अच्छा संदेश देना चाहिए। बुद्ध के आदेश से, उपदेश से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था, ठीक है। तो उस समय उसके साम्राज्य में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम था दोस्तों। अलग अलग धर्म के लोग मानने वाले थे। कई बार लोगों में टकराव होता था, कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता था, एनिमल का सेक्रीफाइस होता था, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। जो दास था, जो नौकर था, उसके साथ बहुत क्रूर व्यवहार, बहुत ख़राब से ट्रीटमेंट उसका करते थे। फैमिली में लड़ाई हो जाता था। तो अशोक को लगा कि ये सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ठीक है, उसका निदान करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए धम्म को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए उसने जो है लोगों को ये संदेश देने के लिए कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, जिसको हम लोग धम्म महामात बोला जाता था, ठीक है। वो लोग अलग अलग जगह जाकर लोगों को धम्म की शिक्षा देते थे दोस्तों। साथ ही साथ अशोक ने अपने ये जो धम्म का उपदेश को फैलाने के लिए पिलर्स पे, शिलाओं पे और स्तंभ पे खुदवा कर उसको जगह जगह जो है लगा दिया, ताकि लोग उसको पढ़े और धम्म को फॉलो करें। साथ ही साथ अशोक ने अपने जो संदेशवाहक थे उसको धम्म का प्रचार करने के लिए सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस को भेजा, मतलब विदेश में भेजा, और अपने बेटे को, जिसका नाम था महेंद्र, और बेटी का नाम था संघमित्रा, उसको श्रीलंका भी दोस्तों भेजा। साथ ही साथ उसने जो है रोड भी बनाया, ठीक है, कुआं खुदवाया, और शेल्टर होम भी दोस्तों बनाया, और साथ ही साथ जानवर के लिए भी और आदमी के लिए भी चिकित्सा की भी व्यवस्था की। इससे पता चलता है कि अशोक जो था एक मानवतावादी जो है बन गया। कब? कलिंग के युद्ध के बाद। और धम्म के बारे में क्या था आपने अच्छे से पढ़ लिया। तो अशोक ने जगह जगह पिलर विलर बनाया, और पिलर के ऊपर जो है एक वो फ़ोटो बनाता था, जिसको हम लोग कैपिटल बोलते थे, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो मिला है वो रामपुरवा में मिला है। कहाँ पे? रामपुरवा में। और रामपुरवा कहाँ पे है? बिहार में। और ये कैसा है? बैल का है। तो रामपुरवा बैल का जो है हमको मिला है, पत्थर का मूर्ति मिला है। ये बिहार के रामपुरवा ज़िले में मिला था। मौर्यकालीन स्तंभ है, मौर्यकालीन पिलर के ऊपर इसको लगाते थे, ठीक है। नीचे पिलर है और ऊपर ये जानवर का ऐसे फोटो होता था, मतलब मूर्ति। और इसको भी राष्ट्रपति भवन में लिखा गया था। आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से और कितना बढ़िया से एक एक चीज़ को, एक बॉडी का एक एक चीज़ को कितना बढ़िया से दोस्तों बनाया है ना। देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अशोक ने अपने जो भी उसके प्रजा के लिए क्या संदेश दिया। अशोक ने प्रजा के लिए संदेश दिया कि देखो, वो बोला कि लोग अब अलग अलग अवसरों पर बहुत सारा रिचुअल्स, अनुष्ठान करते हैं। जब भी बीमार होते हैं, उनके बच्चों का विवाह होता है, वो जन्म होता है या यात्रा शुरू होता है, तब तरह तरह के जो है अनुष्ठान दोस्तों करते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये अनुष्ठान उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। लोगों को ये चाहिए कि कर्म कांड के जगह पे वो दूसरे को, ठीक है, दूसरे का रीति रिवाज को एक्सेप्ट करे, दूसरे का धर्म का मतलब सम्मान करे। ये नहीं कि बोले कि मेरा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। वो जो भी ब्राह्मण होते थे, जो भी मॉन्क होते थे, उनको दान दे, लोगों को दया भाव से देखे, अपने बुजुर्ग का दोस्तों, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका रिस्पेक्ट करे, आदर करे, जो उसके दास हैं, स्लेव हैं, जो नौकर हैं, उसका जो है सम्मान करे, उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। और अशोक ने ये बोला कि हमें किसी को दूसरे धर्म का आदर करना, सभी को किसी दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म का बढ़ाई करता है, दूसरे धर्म का बुराई करता है, तो वास्तव में वो अपने धर्म का ही क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो दूसरे का जो धर्म है, उसका जो प्रमुख प्रिंसिपल है, जो मेन उसका विश्वास है, उसको समझे और कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ऐसा अशोक का मानना था, ठीक है। अभी देखिए, आपको पता है अशोक ने जो है प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में जनरली जो है करता था।
अपना पिलर विलर में इंस्क्रिप्शन। तो ब्राह्मी देखिए लिपि इस तरह से लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि जो लिखा जाता था दोस्तों वो आपका बाईं से दाईं की ओर लिखा जाता, मतलब इधर से इधर, ठीक है, जैसा हम लोग अभी लिखते हैं। क्लियर? अच्छा, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले देखिए इस चैप्टर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने एम्पायर क्या होता है वो पढ़ा, कैपिटल राजधानी के बारे में पढ़ा, अधिकारी के बारे में पढ़ा, धम्म के बारे में पढ़ा, मैसेंजर ऑफिसर्स के बारे में पढ़ा, प्रांत के बारे में पढ़ा, ठीक है। और इसमें एक डेट है वो भी आप देख लो कि आज से 2300 साल पहले जो है मौर्य संप्रदाय का, मौर्य साम्राज्य का शुरुआत हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो स्थापना किया चाणक्य के साथ मिलकर, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो बोल रहा है कि ऑफिशियल्स कलेक्टेड डैश फ्रॉम द एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूलर। तो जहाँ पे सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी क्या वसूलते थे? टैक्स, कर को। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में किसके रूप में भेजा जाता था? गवर्नर के रूप में, है ना। उसके बाद मौर्यन रूलर ट्राइड टू कंट्रोल। तो मौर्यन रूलर किस पे कंट्रोल करना चाहते थे? रिवर्स पे, ठीक है, और रोड पे। क्यों? क्योंकि उससे टैक्स मिलता था और ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छे से हो पाता था, आवागमन। फिर बोल रहा पीपल इन फॉरेस्टेड एरिया प्रोवाइडेड द ऑफिसर्स विथ। प्रदेशों में रहने वाले जो मौर्य अधिकारी थे, प्रदेशों मतलब फॉरेस्टेड मतलब प्रदेश, मतलब कैसा प्रदेश? तो वन वाला प्रदेश। वन प्रदेशों में क्या देते थे वो? आपको पता है भाई क्या क्या देते थे? लकड़ी देते थे, ठीक है, मोम देते थे, ये सब सारा चीज़ देते थे, ठीक है। अब उसका ट्रू फॉल्स है। बोल रहा है कि उज्जैन वाज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। उज्जैन बोल रहा है उत्तर पश्चिम की तरफ था। देखिए उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ नहीं था। किसके? उदन कहाँ था? नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जोड़ने वाला यहाँ पे उज्जैन था। उत्तर पश्चिम को जोड़ने वाला जो था वो था तक्षशिला। इससे पहला गलत होगा। दूसरा बोल रहा है चंद्रगुप्त आइडियाज वे रिटेन डाउन इन अर्थशास्त्र। सही बात, चंद्रगुप्त का जो विचार है दोस्तों, ठीक है, वो कहाँ लिखा गया था? अर्थशास्त्र में, ठीक है, सही बात है। तो ये आप देखिए चंद्रगुप्त का विचार नहीं लिखा गया, यहाँ देखो समझने की कोशिश करो। यहाँ पे अर्थशास्त्र में किसका विचार लिखा गया है? चंद्रगुप्त का नहीं, किसका लिखा गया? कौटिल्य का, इसलिए ये गलत होगा। ये बोला कलिंग वाज द एंशिएंट नेम ऑफ बंगाल। नहीं, गलत बात है। कलिंग जो था किसका नाम था? उड़ीसा का, तो इसलिए पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। बोल रहा है कि मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन वार इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। सही बात है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 207 था हमारा क्लास 6 का एनसीईआरटी का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 8 को एनसीईआरटी को देखेंगे। अगर मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल पर अगर न्यू है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और नोटिफिकेशन को ऑन करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।